नमस्कार, बात भारत की देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। लोकसभा चुनाव के मात्र अब 2 दिन बचे हुए हैं। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, लेकिन पहले चरण से पहले सभी दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने रखी हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक दल जो हैं वो एक साथ देखने को मिले हैं। वो इंडिया गठबंधन के दल देखने को मिले हैं। आपको बताना चाहेंगे, एक तरफ कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक मंच पर आए और दोनों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पिछले 10 साल का कार्यकाल लोगों के हित में नहीं गया है। वर्तमान में कुछ राजनीतिक मुद्दे जो हैं वो ऐसे मुद्दे हैं जो चुनावी मुद्दे बन गए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड हो या फिर अन्य चीजें हों, संविधान को लेकर भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं अब छिड़ गई हैं। इसी बीच इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर और खास तौर पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हुए भी उन पर तंज कसा है और भी कई सारे आरोप और प्रत्यारोप जो हैं वो जड़े हुए हैं। हालांकि बीजेपी ने भी इस पूरे मामले को लेकर जो है वो पलटवार किया है। फिलहाल आप सुनिए इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास कहा है। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रख रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनका एक ही नारा है, झूठ बोलने का और लूटने का। लूट और झूठ भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई है। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करते हैं। आज तो चलिए, आज के हमारे मेहमान इस खास चर्चा पर करने के लिए जुड़ गए हैं। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे, केसी जैन साहब हैं, बीजेपी नेता, हमारे साथ बने हुए हैं। दूसरे मेहमान हैं रतन तिवारी जी, कांग्रेस नेता, वो भी हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। और अशोक यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। पहले तीनों का बहुत बहुत स्वागत आज इस खास चर्चा में। और क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई है, तो पहला सवाल रतन जी आपसे रहेगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी राहुल और अखिलेश जो है वो प्रमुखता से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रहते हैं और सीधे सीधे सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हुए भी कई सारी चीजें जो हैं वो सामने रखी हैं। चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो, संविधान का मुद्दा हो, बेरोजगारी हो या अन्य जो इस वक्त मुद्दे चल रहे हैं, और जो आपने अपने मुद्दे जो है वो मैनिफेस्टो में रखे हुए हैं। जरा बताना, जरा आपसे मैं समझना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। पहले रतन जी। सबसे पहले नमस्कार करता हूं, दोनों मित्रों को भी मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, राहुल जी, अखिलेश यादव जी ये पहली बार कोई पत्रकार परिषद नहीं कर रहे हैं। 10 साल में इन्होंने सैकड़ों बार पत्रकार परिषद की है।
लेकिन देश का 56 इंच सीने वाला प्रधानमंत्री आज तक पत्रकारों के सामने बैठकर पत्रकारों को जवाब नहीं दिया और पत्रकार परिषद नहीं किया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बात हो, चाहे अडानी के घोटाले की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो जो मणिपुर में नग्न अवस्था में घुमाई गई, चाहे जंतर मंतर पे उन्हें दिल्ली पुलिस ने उनको बर्बरता से पीटा, हर मुद्दे पे हमने भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र की सरकार को हमने घेरने का काम किया। उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे सांसदों को सदन से बाहर फेंक दिया जाता है, हमारे सांसदों के माइक बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे तमाम दृश्य इस देश की जनता ने देखा। तो पत्रकार परिषद में आज आपने जो देखा, जिस प्रकार राहुल जी और अखिलेश यादव जी ने जनता से जुड़े मुद्दे की वकालत की कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये एमएसपी पे कानून बनाएंगे, 30 लाख रोजगार देंगे और तमाम जो मुद्दे थी हमने उसकी बात की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। इसके लिए अखिलेश यादव जी से, राहुल गांधी जी से डर रही है। और आप देख लीजिए ना, महाराष्ट्र में ऐसे ओपिनियन पोल आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगियों की हवा निकल चुकी है। तो हम आश्वस्त हैं शीतल जी। हम भी राहुल जी कह रहे थे कि हमें तो लग रहा था 180 तक का आंकड़ा ये लेके जाएंगे, लेकिन अब तो ऐसा लगने लगा है कि रतन जी, 120 के भी आंकड़े को नहीं छू पाएगी। कांग्रेस अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही है, तो क्या अब बाकी अन्य दलों के भरोसे ही कांग्रेस खड़ी है? हमने देखा पिछले दौर में कितने सारे नेता आपकी झोली से निकल गए, आपके घर से निकल गए और अभी भी निकल रहे हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा शीतल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारे साथ से वही लोग जा रहे हैं जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी और जिनके ऊपर यही भारतीय जनता पार्टी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानी पी पी के आरोप लगाते थे। तो क्या वो भ्रष्टाचारी है? राजस्थान की बात करें, क्या वो भ्रष्टाचारी है? बिल्कुल भ्रष्टाचारी नहीं होते तो उनके ऊपर आरोप नहीं लगाते। आरोप लगाओ, उनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच करवाओ, उसके बाद अपने में शामिल करके ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे दो। ये तो प्रधानमंत्री से सीखने वाली बात है ना। लेकिन आप तो उस कहावत पे खड़े उतरे ना, घर का भेदी लंका ढाए। आप तो ये कह रहे हैं कि जो नेता निकल रहे हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, तो वो आपकी पार्टियों से निकल रहे हैं। शीतल जी, मैं चैनल पे बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, 70% कांग्रेस के नेता आज भारतीय जनता पार्टी में जाकर सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार बदलने दीजिए, सारे के सारे नेता जितनी तेजी से वहां पे गए हैं उसी स्पीड में वापस यू टर्न मारेंगे, आप देख लेना। सर, अगर भ्रष्टाचार वो नेता कर रहे हैं, उन पर ईडी सीबीआई जो भी है उनका अगर दबाव है जो आप कह रहे हैं, तो वो आपकी पार्टी में है ना, आपकी पार्टी से निकल रहे हैं, तो इसका मतलब भ्रष्टाचार आपकी पार्टी के अंदर रहकर कर रहे हैं। संरक्षण तो आपका है ना उनके साथ। शीतल जी 70,000 करोड़ के सिंचाई के घोटाले अजीत पवार के ऊपर लगे थे। अजीत पवार जब भारतीय जनता पार्टी के 7 उप मुख्यमंत्री बन गए तो उनको उनके सारे घोटाले को क्लीन चिट दे दी गई, उनको बरी कर दिया गया। उसी प्रकार आप देख लीजिए ना, जितने भ्रष्टाचारी गए हैं ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेके कांग्रेस पार्टी में वापस शामिल होंगे 2024 के बाद। ओके, जैन साहब आपका रुख करना चाहूंगा। जैन साहब, आपने सुना किस तरह से रतन जी ने कहा कि पहले तो बीजेपी बौखला गई है अखिलेश से या फिर राहुल गांधी से या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से या जो गठबंधन तैयार किया गया है उससे बीजेपी बौखला गई है। अगर आप बौखला गए हैं तो 400 का नारा कैसे पार होगा? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के साथी अपनी कमियों को छुपाने के लिए केवल इतना कह करके कांग्रेस और सपा साथ हो गई है तो इस बार ये लोग साफ नहीं होंगे, इस बार ये सत्ता में आ जाएंगे, ये सब सारी कपोल कल्पित बातें हैं। 2017 का जब इलेक्शन हुआ था तब भी यही सारी बातें हो रही थी। जिस प्रकार से जो एक जोड़ी बनी और प्रचार प्रसार किया, बहुत धुआंधार प्रचार प्रसार किया। 2017 के इलेक्शन ने बता दिया कि 50 का आंकड़ा नहीं पार कर पाया अब 400 प्लस सीटों में से। जैन साहब, इलेक्टोरल बॉन्ड कहीं आपके लिए चुनौती तो नहीं बनते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हुए उस पर तंज कसा है आज। नहीं, देखिए शीतल जी, टोटल लगभग 13,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सारी पार्टियों को मिला करके चंदा मिला। उसमें से भारतीय जनता पार्टी को लगभग 6,000 करोड़ रुपए का चंदा मिला और
बाकी जो चंदा था लगभग 7,000 करोड़ का, उसमें अन्य पार्टियों को मिला। तो अगर इलेक्ट्रिकल बॉन्ड इतना खराब था तो इन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया? दूसरी बात कि इसी इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के माध्यम से इन लोगों ने 7,000 करोड़ रुपए चंदा लिया, हमको 6,000 करोड़ रुपए चंदा मिला। समस्या इस बात की है कि कोई इनको पसंद नहीं कर रहा है, इनको चंदा नहीं मिल पाया। समस्या दर्द इस बात का है कि इनको सबको मिला के 7,000 लेकिन सर आप पर ये भी विपक्ष का आरोप है, विपक्ष कह रहा है कि सीबीआई और ईडी यानी जो जांच एजेंसीज हैं उनके दबाव में ये चंदा लिया गया है। जिस कंपनी में या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जांच जो है वो देखने को मिल रही थी, उन्हीं से चंदा लिया है और भारी मात्रा में चंदा लिया। नहीं, देखिए शीतल जी, देखिए शीतल जी, सारी तस्वीर वहां पर साफ हो जाती है जब बात ये आती है कि ये 7,000 करोड़ रुपए का चंदा लेने वाले कौन लोग हैं। इन लोगों ने क्या दबाव बनाया कि ममता जी को भी चंदा मिल गया, कांग्रेस को भी चंदा मिल गया, सपा को भी मिल गया। ये कैसे चंदा इन लोगों को मिल गया? राजद को भी मिल गया। तो सारी पार्टियों ने चंदा इसी माध्यम से लिया। और इसके पहले अब देखिए जो रिकॉर्ड उभर करके सामने आया, कम से कम रिकॉर्ड तो है आरबीआई के पास में, एक रिकॉर्ड तो उभर करके आया। इसके पहले तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं था जब कैश में चंदा का लेन देन होता था। और दूसरी बात है, ये लोग इनमें से कोई ये नहीं बता पाया कि आखिर आप किस माध्यम से आगे आने वाले समय में जो पार्टियां चंदा लेंगी, कैसे चंदा लेंगी, ये भी नहीं बता पा रहे। ये चाहते कैश में चंदा हो। मेरी बात पूरी, मैं आपने 2-3 सवाल कर दिए, मैंने उनका जवाब दिया। मैं बहुत 60 बातें कर दूं। देखिए 2017 में साथ में आए, उसके बाद में 2019 में बहन मायावती जी के साथ में आए, परिवार की 5 सीटें हुआ करती थी, वो भी आए। और आज इनके साथ है कौन? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हो सकती है। समय की बहुत ज्यादा कमी है रतन जी। जी इनसे अलग हो गए। ठीक है इनके साथ में नहीं है। ठीक है, समय की कमी है इसलिए मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। ब्रेक के बाद में अशोक जी आपके पास आऊंगा, ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा, रतन जी आपके पास भी आऊंगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। चलिए, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा पैनल जो भी मेहमान है वो फिलहाल बने हुए हैं और अब मैं जाना चाहूंगा अशोक यादव जी, सपा प्रवक्ता है उनके पास। अशोक जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब ये मुकाबला पीडीए और एनडीए का हो गया है, यानी पीडीए एनडीए को हराएगी। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और जो कहीं ना कहीं बाकी लोग उसमें शामिल हैं, जो अखिलेश यादव ने हमेशा इस बात को जो है अपना जिक्र करते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है इस बार अखिलेश यादव जिस तरह से राहुल गांधी के साथ या फिर इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से गुजरकर ही देश की राजनीति में जो है वो कुर्सी हासिल होती है, तो कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए शीतल जी, उत्तर प्रदेश यह ठान चुका है कि भाजपा को 80 सीटों पे हराएंगे। यहाँ का युवा, यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर और यहाँ का बेरोजगार। क्योंकि अगर युवाओं की बात कर लिया जाए तो युवाओं ने लगभग अभी रिसेंटली जो है 60 लाख युवाओं ने अपना दंश झेला है। किसका? पेपर लीक का दंश झेला है। ये योगी सरकार का दिया हुआ दंश था और ये एक दंश नहीं था, लगातार 7 सालों में दर्जनों इस तरह के पेपर लीक हुए हैं। 60 लाख युवाओं की अगर 4 पर फैमिली के हिसाब से हमारे राष्ट्रीय जी काउंटिंग करते हैं तो लगभग 24 करोड़ लोग हैं। तो 24 करोड़ लोगों को आपने सड़क पे ला दिया, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। और दूसरी तरफ अग्निवीर के माध्यम से एक तरफ आप युवाओं की कमर तोड़े हैं, उनको 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट पे रखने काम किए। हमारे जो गांव गिराव के बच्चे होते थे शीतल जी, वो सेना में जाते थे, बाकायदे उनकी नौकरी, फुल टर्म नौकरी मिलती थी, उनके परिवार के, उनके बच्चों का भरण पोषण होता था, उनके परिवार का आर्थिक रूप से उत्थान होता था। लेकिन अग्निवीर के माध्यम से उनको 4 साल के ठेके पर रखने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ सेना को भी कमजोर करने का काम किया है। सेना में जो गोरखा रेजिमेंट है, आपको याद होगा, बहुत लड़ाकू होता गोरखा, लेकिन वो गोरखा नहीं जा रहा हमारी सेना में। ठीक है अशोक जी जरा बताइएगा, आज दोनों नेताओं ने जो मंच साझा किया है उससे राजनीति का क्या समीकरण निकलता है, क्या सियासी समीकरण है, वो बात की बात है। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा, जो घोषणा पत्र कुछ दिन पहले आए हैं वो अलग अलग घोषणा पत्र हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन पूरा एक गठबंधन है, एक मंच पर है, लेकिन दूसरी तरफ अलग अलग घोषणा पत्रों का मतलब यह है कि अलग अलग नीतियां, अलग अलग विजन दोनों पार्टियों का निकलकर सामने आ रहा है।
देखिए, हमारा लगभग मिला जुला के जो घोषणा पत्र है उसमें 80% की समानता है। देखा जाए तो 80% की समानता है। हम भी जाति जनगणना की बात करें, कांग्रेस भी जाति जनगणना की बात करें। हम भी लोकतंत्र संविधान बचाने की बात करें, कांग्रेस पार्टी भी बात कर रही है। हम भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करें, कांग्रेस पार्टी भी। हमारे इंडिया अलायंस के सारे घटक दल का लगभग जो विचारधारा एक है। और अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर लीजिए शीतल जी, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक है कि अगर मोदी सत्ता को हम नहीं हटा पाए तो इस देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था तार तार हो जाएगी। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने मुंह से कही है। अभी अयोध्या के सांसद जो है लल्लू सिंह ने क्या बोला आपको याद होगा। कर्नाटक में हेगड़े ने क्या बोला आपको याद होगा। वो कह रहे कि 400 में सीटें मिल जाए, हम संविधान बदल देंगे। संविधान ही तो है जो पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को एक प्रोटेक्शन दे रहा है, एक छतरी दे रहा है। और ये लोग आमादा है कि हम 400 पा के संविधान बदल देंगे। आप बात कर रहे हैं पीडीए की, हम भी पीडीए की बात करें, कांग्रेस भी पीडीए की बात कर रही। हम कह रहे हैं कि जो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में पिछड़ों दलितों का आरक्षण उन्होंने लूटने का काम किया है, वो कब उनको वापस करेंगे। आप वोट तो ले लेते हैं पिछड़े दलितों का, लेकिन उनको अधिकार की बात आती है तो आप पीछे हट जाते हैं। अभी हमारे भाजपा के मित्र कुछ डेटा बता रहे थे, मैं इंडियन एक्सप्रेस लेके बैठा हूं। बीजेपी गेट 60% फ्रॉम डोनर। देखिए बीजेपी, आपने कहा ना 6,000 करोड़ बीजेपी ने पाया, 7,000 करोड़ किसने पाया। भैया आप 60% पाए हैं। 60% मतलब आधा से एक ज्यादा, आधा से ज्यादा 10%। और उसके बाद एक मेगा एंटरप्राइजेस है, ये भी मैं देख रहा हूं कि जिस दिन इसने कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन इन्होंने 966 करोड़ रुपए चंदा दिया भाजपा को, इनको भर भर के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। इन्होंने कहा भ्रष्टाचारी की, इसमें सिंस 2014 25 अपोजिशन लीडर्स फेसिंग करप्शन प्रोब क्रॉस्ड ओवर टू बीजेपी, 23 आउट ऑफ देम गॉट लीगल रिप्राइव। ठीक है, इतना समय नहीं है मेरे पास। और 23 लोगों को मतलब उसमें राहत मिल जाती भ्रष्टाचार के आरोपों से। तो आप भ्रष्टाचार की जननी भारतीय जनता पार्टी हो गई है शीतल जी। ठीक है, रतन जी आपके पास आऊंगा। संविधान का मामला भी इस वक्त काफी चल रहा है। कोई कहता है कि संविधान को बदलेंगे, कोई कहता है संविधान में संशोधनों की जरूरत है। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं, यानी चुनाव को जो है वो संविधान के सहारे देखा जा रहा है कि इस सहारे किसके नैया पार लगेगी। क्या आपकी सरकार में कभी भी इस तरह का मामला देखने को नहीं मिला, जो आज विपक्ष लगातार सरकार पे संविधान को लेकर जो है वो सवाल निशान खड़े कर रही है? देखिए शीतल जी, संविधान तब खतरे में पड़ता है जब चुने हुए सांसद को सदन के अंदर गाली दी जाती है। संविधान और लोकतंत्र तब खतरे में पड़ता है जब इस देश की महिलाओं को, जो आधी आबादी है, उसे सड़क पे घसीटा जाता है और सरकार शांत रहती है। संविधान तब चकनाचूर हो जाता है जब मणिपुर में बहनों को नग्न अवस्था में घुमाया जाता है, देश का प्रधानमंत्री मौन अवस्था में चला जाता है। संविधान शीतल जी तब कमजोर हो जाता है जब हम भ्रष्टाचार, देश की समस्याओं को सदन में उठाते हैं और देश की जो सरकार है उसे हमारे सांसदों को या विपक्ष को खामोश कर देती है, सदन से बाहर फेंक देती है। और जब 1975 में आपकी सरकार में जो इमरजेंसी लगी थी, तो क्या उस समय संविधान खतरे में नहीं था? बिल्कुल शीतल जी, आपने अच्छा सवाल पूछा। मणिपुर में ऐसी तमाम घटनाएं जब जब घटी है, केंद्र में अगर हमारी सरकार रही तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए। हमने अपने मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करने का काम किया, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप देख लीजिए, ना तो मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई हुई, ना तो अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई, ना तो वहां पे किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई। ये सरकार अपने मुख्यमंत्री और सरकार को बचाने में लगी। आप देख लीजिए ना, चंदा दो धंधा लो का जो फार्मूला सामने आया है वो बहुत बड़ा घोटाला है। आप एक तरफ चंदा देते हैं, दूसरी तरफ आपको अच्छे खासे तादाद में बड़ी कंपनियों से टेंडर मिल जाते हैं। और ऐसे भी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से शीतल जी पैसे मिले हैं जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच हुई है। आज जांच हुई है, 4 दिन के बाद उन्होंने हजारों करोड़ों के माध्यम से पैसा दिया है। ठीक है, तो पूरी सरकार और पूरी भारतीय जनता पार्टी घोटाले में लिप्त है और देश का प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा घोटालेबाज है। मैं दावे के साथ कहता हूं वह इतने बड़े भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, देश की जनता को कभी लगा नहीं था। उनके चेहरे के पीछे, उनके नाकाब के पीछे जो चेहरा है वो देश के सामने आ चुका है। देश की जनता को फैसला करना है। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप, फैसला सामने आ जाएगा। रतन जी बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर। जी, मैं बार बार दावा कर रहा हूं, देश के जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। और आने वाले समय में आप देखना, देश की जनता जब अपने अदालत में फैसला सुनाएगी तो
4 जून को भाजपा शून्य का जो आंकड़ा है वो सबके सामने होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा रिवर्स को गुजरात रवाना हो जाएंगे। ठीक है जयंत साहब, आपने सुना रतन तिवारी जी ने क्या कहा। एक समय था जब प्रधानमंत्री मोदी का नाम गूंजता था और आज भी आप दावा करते हैं कि पूरी दुनिया में हमारा नाम गूंज रहा है, भारत का नाम या फिर प्रधानमंत्री मोदी का नाम गूंज रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है। विपक्ष का सीधा सीधा निशाना है और नाम लेकर कहा जा रहा है कि यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, खास तौर पर जो चुनावी बॉन्ड का पूरा मामला निकल कर आया था। जयंत साहब, देखिए शीतल जी, किसके अंदर छटपटाहट है, किसके अंदर बौखलाहट है, ये स्पष्ट साफ दिखाई दे। अभी जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव थे तब ये एक दूसरे को गाली दे रहे थे, यही कांग्रेस, यही समाजवादी पार्टी। 6 सीटों को लेकर के क्या क्या हुआ, मात्र 6 सीटें मांगी समाजवादी पार्टी ने, वो भी कांग्रेस ने नहीं दी। उसको लेकर के क्या क्या कुछ हुआ सबके सामने आया। आज एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं। कौन भ्रष्टाचारी है जनता जान चुकी है। वही लालू प्रसाद यादव जिसको कांग्रेस ने जेल भेजने का काम किया और उन्हीं को आज गले लगा रहे हैं, आज उन्हीं की चरण वंदना करना पड़ रहा है इनको। वही मुख्तार अंसारी जिसको 2 बार न्यायालय ने उम्र कैद की सजा दी, उसकी मृत्यु के बाद में भी उसकी चरण वंदना करना पड़ रहा है। आपके साथ मेरा सवाल चुनावी बॉन्ड को लेकर है। करना पड़ रहा है। केसी जैन साहब, चुनावी बॉन्ड को लेकर मेरा सीधा सवाल है। कैबिनेट मंत्री कर रहे हैं शीतल जी, मैं बता रहा हूँ राजभर जो है आपके मुख्तार अंसारी की तारीफ कर रहे हैं। जनता ने इनको औकात दिखा दी, बता दिया क्या है। हिम्मत है कैबिनेट मंत्री से हटा दीजिए ना। जनता फैसला करेगी। जनता ने फैसला कर दिया ना। उत्तर प्रदेश में आपके पास कितनी सीटें आई विधानसभा में, अदालत में कितनी सीटें फैसला आई होगा। लोकसभा में। आप सब लोग भगवान है, उसके बाद में भी जनता ने आपको नकार, सुन लीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे लड़िए मत। केसी जैन साहब, चुनावी बॉन्ड पर सवाल है मेरा। इलेक्टोरल बॉन्ड, इस पर निशाना आप पर लग रहा है, सरकार पर। तमाम बार डिबेट कर चुके हैं। इनके जो सवाल है मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड भी मैंने बता दिया कि सबने जनता लिया और 5 साल तक इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया। पूरे 5 साल में टोटल मिला करके 13,000 करोड़ रुपए और 65,000 करोड़ रुपए का सिर्फ घोटाला कर रहे हैं। जी आप बताइए विरोध कैसे करेंगे जब इन्होंने कानून बना दिया इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा देगा उसका नाम का खुलासा नहीं होगा, तो हम विरोध कैसे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब हंटर चलाया उसके खुलासे हुए, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। अब मेरी बात आने दीजिए, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। रतन जी, बोलना मुझे भी आता है, मैंने आपको सुना नहीं, लेकिन जैन साहब बोलिए, लेकिन झूठ मत, सच्चाई बोलेंगे, दर्शकों को अच्छा लगेगा। बात आने दीजिए। देखिए, इन्होंने सीए का विरोध किया, धारा 370 हटाने का विरोध किया, इन्होंने वॉकआउट किया। जनता ने अपना फैसला दे दिया। जहां जहां चुनाव, उत्तराखंड में सफाया हो गया, उत्तर प्रदेश में 2 सीटें बची, 2 सीटें कांग्रेस के पास 400 सीटों में से। समझ गई है जैन साहब, उसके बाद भी जनता समझ चुकी है, सर्व नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश में इसको सेमीफाइनल कहते थे। भारतीय जनता पार्टी रिवर्स गियर में जा रही है। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी आपकी हवा निकल चुकी है। दिल्ली में 7 की 7 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। और मोदी जी पर और यहाँ तक कि आपके महाराष्ट्र में आपकी हालत पतली हो गई है। झारखंड में आपके पास प्रत्याशी नहीं है, हरियाणा में आपके पास प्रत्याशी नहीं है, आपके उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के प्रत्याशी को डंडा लेके पब्लिक दौड़ा रही है। तो हवा जो है केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी की निकल गई है। 10 सालों तक आपने झूठ बोल के सरकार बनाई, सरकार चलाई, लेकिन आपने 10 वर्षों तक देश की जवानों को, देश के किसानों को, ठीक है, माफी चाहूंगा, समय मेरे पास नहीं है। अशोक जी से एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, सपा प्रवक्ता बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं आने वाली है आपकी। ठीक है जैन साहब निर्मला जैन साहब समय नहीं है। अशोक जी आखिरी कमेंट। निर्मला सीतारमण जी क्यों चुनाव नहीं लड़ रही है वो भी तो बता दीजिए। आखिरी कमेंट अशोक जी। अशोक जी, सीतारमण जी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है और आपके बड़े बड़े नेता क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो भी तो बता दीजिए। आप आपका साथ क्यों छोड़ दिया? अशोक जी ने आपका साथ छोड़ दिया। अशोक जी, मेरे पास समय नहीं। ठीक है, आप रुकिए, आप रुकिए। रतन जी जैन साहब, आपका हरियाणा में सहयोगी दुष्यंत चौटाले की पार्टी आपका साथ छोड़ दी। जैन साहब रुकिए, रतन जी आप भी रुकिए, अब समय मेरे पास बहुत कम है। अशोक जी आखिरी कमेंट लूंगा आपसे। अरे सीटें कितनी है आपके पास उत्तर प्रदेश में? शून्य पे है। बोलिए अशोक जी, बोलिए। शून्य पे है।
विधानसभा में भी, लोकसभा में भी शीतल जी देखिए सुधार ऐसा करिए है, ना। शीतल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट आपको कैमरे पे दिख रही, वही बौखलाहट इनके शीर्ष नेतृत्व में भी दिख रही है, जब वो विपक्ष के नेताओं को जेल के अंदर डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी माता है। आप देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री को इन्होंने जेल के अंदर डाल दिया, लेकिन इन्होंने अपने जो भी भ्रष्टाचारियों ने इनके साथ अपना गठबंधन किया, उन सारे भ्रष्टाचारियों के पाप जो माफ कर दिया, सारे भ्रष्टाचारियों के इन्होंने पाप माफ कर दिए। आप ये बताइए, प्रफुल्ल पटेल जो एविएशन मिनिस्टर थे, उनको क्लीन चिट आपने दिया कि नहीं दिया? जो घोटालेबाज थे प्रफुल्ल पटेल, आपने उनको क्लीन चिट दिया कि नहीं दिया? आपने अजीत पवार को क्लीन चिट दिया कि नहीं दिया? आप बताइए, अजीत पवार के साथ चले जाएंगे। ठीक है, आखिर समय बहुत कम है, मुझे अभी यहाँ पे डिबेट को खत्म करना पड़ेगा, समय बहुत कम है। कोई अध्यक्ष नहीं बचा। जैन साहब शुक्रिया आपका, रतन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि राजनीति और सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं और आज पहले चरण का आखिरी दिन है चुनाव प्रचार प्रसार का। पार्टियां पूरी दमखम लगा रही हैं। 21 राज्यों में पहले चरण का चुनाव होगा, कहां कहां पर किसका प्रभाव होगा उस पर भी लगातार जो है वो अभी तनातनी बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।